संजीव, पहले आपके पास ही आ रही हूं क्योंकि राहुल गांधी के ये बब्बर शेर तो हैं पार्टी में, लेकिन चेन से बंधे हैं। ये अलग ही बहस को जन्म दे दिया है यहां पर। अगर वाकई कांग्रेस उन लोगों को चिन्हित कर चुकी है कि ऐसे 30-40 लोग हैं, बात गुजरात को लेकर थी, लेकिन अब ये बड़े एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अब इसको लेकर चर्चा हो गई है, जब संजय राउत भी इस बयान का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष की हर पार्टी में ही ऐसे लोग हैं, बीजेपी के बी टीम वाले लोग हैं। तो क्या इस वक्त पर यह बयान देना, इसके क्या मायने निकाले जाएं, किस तरह से इसे लिया जाए? क्या जिस तरह से अभी पिछली जो तमाम राज्यों में हार के बाद जो स्थिति इस वक्त विपक्ष देख रहा है, इंडिया गठबंधन की जो तस्वीर, आपसी फूट, हार के बाद जो एक दूसरे पर तंज, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, क्या ये उसका प्रभाव, क्या ये उसका रिजल्ट देखा जाए, उसका नतीजा देखा जाए कि इस तरह के बयान जो कि एक अंदरूनी राजनीति को लेकर हो सकते हैं, लेकिन खुलेआम इस तरह के बयान देना अपनी पार्टीज के लिए ये कितना जायज दिखता है? देखिए पूजा, मैं आपने कहा विजय चौक, मैं संसद भवन के बाहर खड़ा हूं यकीनन, और जाहिर है कि आज से चूंकि संसद सत्र के दूसरे भाग का, बजट सत्र के दूसरे भाग की शुरुआत हो रही है और राजनीति बहुत गर्म रहेगी क्योंकि बहुत से मुद्दे हैं। आप जानती हैं, परिसीमन का सवाल है जिसको लेकर दक्षिण के दल बहुत नाराज हैं। इसके अलावा जो एपिक है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एपिक वाले मामले को लेकर, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड को लेकर के तृणमूल कांग्रेस, और इस तरह से हर दल के पास कोई ना कोई मुद्दा है। मणिपुर का सवाल खड़ा है, मणिपुर का बजट भी आज पेश होगा और पास किया जाएगा, राष्ट्रपति शासन को एक्सटेंड किया जाएगा। जाहिर है कि राजनीति बहुत गर्म रहने वाली है, लेकिन राहुल गांधी ने तो उसके पहले ही अपने पार्टी के भीतर ही राजनीति गर्म कर दी है। देखिए, यहाँ तो पक्ष विपक्ष का सवाल होता है और राजनीति गर्म होती है, वॉकआउट होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन राहुल गांधी ने जो राजनीति गर्म की है विद इन दी पार्टी की है। तो ऐसे में मुझे एक वाकया याद पड़ता है पूजा, कि जब लोकसभा चुनाव में एक नेताजी जो कि हार गए थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा कि आपने तो कमाल कर दिया, हार हो गई और उसके बाद आपने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन चुनाव के दौरान आपने तो कुछ भी नहीं बोला ईवीएम के सवाल पर, और उसके कुछ दिन बाद तक फिर अचानक से आपने ईवीएम के सवाल पर अपने हार को दोषित कर दिया। तो उनका ये कहना था कि देखिए, बहुत से लोगों ने हमें समर्थन किया, बहुत से लाखों लोगों ने समर्थन किया, तो उन्हें कुछ तो दूंगा मैं। उनको ढांढस देने के लिए मैंने ईवीएम का एक बड़ा सा जो कॉज है आज की तारीख में, समूह को अच्छा लगता है और उन्हें अच्छा लगता है ये कह करके कि हमारे नेता तो इसीलिए हारे क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, वरना हमारी पार्टी हारने वाली नहीं थी। अब कुछ इसी तरह की स्थिति जो है राहुल गांधी ने गुजरात में की है। सोचिए आपकी कोई पार्टी 30 साल से सत्ता से बाहर है, 21वीं सदी में 25 साल गुजर गए और कभी सत्ता में आई ही नहीं, और ऐसी पार्टी में फिर भी मैं देखता हूं कि राहुल गांधी मंच पर जब खड़े हुए तो उनके बिना एक शब्द बोले हुए लगातार तालियां बज रही थी और भीड़ से खच भरा हुआ वो सभागार था जहां वो बैठक कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें सबके सामने हैं। सोचिए कि ऐसे वहां पर कार्यकर्ता हैं जो कि करीब 30 सालों से अगर सत्ता में नहीं है पार्टी, बावजूद उसके वहां पर खड़े हैं, तो उन कार्यकर्ताओं के लिए राहुल गांधी ने कुछ ऐसा दिया जिसमें कि आपस में ही बहस हो जाए। अब आप देखिए, वो उन्होंने जानबूझकर किया या फिर यूं ही कह दिया, उनकी आदत है, बहुत साफगोई से बातों को कहे जाते हैं। जो ड्राइंग रूम में बातें करनी थी, जो रणनीति के टेबल पे करनी थी, क्या उन्होंने खुली सभा में कर दी। बब्बर शेर वाला जो शब्द है वो पहली बार थोड़ी ना उन्होंने इस्तेमाल किया है, उत्तर प्रदेश में कई बार हमने उनके मुंह से सुना है। तो जब कई बार कई राज्यों में उनके बब्बर शेर बंधे हुए हैं चेन से, तो आज तक हुआ क्या? आज तक कैसे उन्होंने उसको सुधारने की कोशिश की? देखिए, हर कांग्रेसी आपस में भले ही वो खींचतान करता हो, लेकिन गांधी परिवार के प्रति उसकी 100% आस्था रहती है। तो कोई आदमी जो कि बावजूद उसके कि पार्टी सत्ता में नहीं है, वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, उसके आत्मविश्वास को अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी के शब्दों ने हिला दिया गुजरात में, इसलिए कि नए लोगों को आगे लाना है, तो ये कौन सी बहुत चातुर्य है, इसमें कौन सी बहुत बहादुरी है। अब आपको मैं बताता हूं कि वहां पर पुराने नेता हैं जो कि शक्ति सिंह गोहिल जैसे हैं, नए नेता हैं जो कि जिग्नेश मेवानी जैसे हैं। इन दोनों के बीच तारतम्य नहीं बनाना है क्या? इन दोनों को अलग करके एक दूसरे के खिलाफ कर देना है क्या? और अगर ऐसा करने की कोशिश हुई है तो पूर्व में उसका नतीजा क्या हुआ है? पंजाब चल लीजिए, पंजाब में अपने दम पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार बनाई और कांग्रेस जीत करके आई वहां पर। थोड़े दिनों के बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रियंका गांधी से मिले सिद्धू साहब और लगातार वो लग गए पीछे।
सरकार के, और वो तभी माने जब वहाँ सरकार चली गई, सब कुछ खत्म हो गया और फिर बाद में उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना था, वो जेल चले गए, निकल करके बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं क्रिकेट की। आप चलिए राजस्थान में मानेसर में आकर के एक विरोध का बिगुल बजा दिया सचिन पायलट ने। आप किसको कह रहे हैं कि बब्बर शेर हैं और चेन से बंधे हैं? आपने कोई एक्शन तो नहीं लिया ना। और गुजरात में जो बातें अब कह रहे हैं उसको कार्यान्वित तो कर सकते थे ना राजस्थान में, वो तो नहीं हुआ ना। आप इस बात को महसूस कीजिए कि कैसे छत्तीसगढ़ में लगातार भूपेश बघेल के पीछे लगे रहे टीएस सिंहदेव साहब, और वो बब्बर शेर कौन से थे, टीएस सिंहदेव साहब थे या फिर भूपेश बघेल थे? नतीजा क्या हुआ? लगातार विरोध और आखिर में डिप्टी सीएम बनाए गए, लेकिन कुछ महीनों के लिए पार्टी हार गई। तो प्रश्न यहाँ पर यही है कि राहुल गांधी की जो स्ट्रैटेजी है वो ईमानदार हैं अपने लोगों के प्रति, वो पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं, पूजा आपने सुना होगा, कि ये 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 50 साल का प्रोजेक्ट है। वस्तुतः उन्हें भी पता है कि दिक्कत इस बात को लेकर है कि हम उनके पास यानी कि कांग्रेस पार्टी के पास आधार वोट नहीं है। वो आधार वोट जो कभी उनका होता था वो आज आरजेडी के पास है, तृणमूल कांग्रेस के पास है, समाजवादी पार्टी के पास है। लिहाजा उस वोट को वो प्राप्त करने के लिए कभी कास्ट सेंसस की बातें कर रहे हैं, वो कभी वो माइनॉरिटीज़ के लिए, देखा आपने कर्नाटक में किस तरह से व्यवस्थाएं जानबूझ करके करवाई गई बजट में। तो ये तमाम चीज़ें वो कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि वो 50 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन सामने तो 2 सालों में चुनाव है गुजरात में। वहाँ क्या होगा? केरल की बात कर लीजिए, केरल में शशि थरूर और वहाँ रमेश चेन्नीथला, इन दोनों के बीच जो तनाव की स्थिति है, और उसमें जोड़ लीजिए केसी वेणुगोपाल को भी, तो क्या हल निकला है? शशि थरूर कहते हैं कि मैं सबसे एक्सेप्टेबल फेस हूँ, वो शायद बहुत गलत है भी नहीं। बहुत से लोग हैं जो 2 बार हरवा चुके हैं पार्टी को, अब क्या मुझे मौका नहीं मिलेगा, ये वो कहते हैं। लेकिन उसको लेकर के, उनकी बातों को लेकर के कोई रास्ता हल निकल गया हो ऐसा तो लगता नहीं है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी ने बोला था, उत्तर प्रदेश में बोला और उसके बाद फिर वो पीछे हट गई। अब उत्तर प्रदेश में क्या, जब प्रियंका जी नहीं संभाल पाई तो क्या वहाँ पर अब संभाल लेंगे अपने अजय राव साहब? और चलिए बिहार जहाँ चुनाव होने वाले हैं, देखिए आज वहाँ पर कन्हैया कुमार उतर रहे हैं, और कन्हैया कुमार के खिलाफ वहाँ तेजस्वी यादव हैं, कन्हैया कुमार के खिलाफ जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह वो हैं, और ये मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी से कह रहा हूँ। तो आखिर आप अगर नए लोगों को ला रहे हैं, क्या अगर आ रहे हैं आज कन्हैया कुमार, तो क्या अखिलेश सिंह हैं उस मंच पर साथ मौजूद? जब पप्पू यादव ने ज्वाइन किया था तो क्या अखिलेश सिंह दिल्ली में मंच पर थे? तो ऐसे प्रश्न हैं जिसको कि सीधे हल करने की ज़रूरत है। और मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रैटेजी में ऐसा लगता है कि बहुत साफगोई हैं, बहुत ईमानदारी से बहुत कुछ कह जाते हैं। बब्बर शेर तो हैं उनकी पार्टी में, तभी तो 55 साल सत्ता में रही है, लेकिन अब उन शेरों को संभाला कैसे जाए, उन शेरों को रखा कैसे जाए, पुराने जनरेशन और नए जनरेशन के बीच झगड़ा ना हो, इस बात की कोई स्ट्रैटेजी मुझे तो कम से कम फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पास दिखाई नहीं पड़ती है। जी ठीक है, तो कह तो दिया है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये कहना जो है यहाँ पर ऋषिकेश कह तो दिया यहाँ